नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबके लिए आज डीएनए सीरीज लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, डीएनए सीरीज दावा करता है कि ये बिहार एएसआई में 15+ क्वेश्चन डीएनए सीरीज से आएगा। एईडीओ का 30+ क्वेश्चन डीएनए सीरीज से आएगा। बीपीएससी में 40+ क्वेश्चन डीएनए सीरीज से आएगा और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का दावा करता है। चलिए आज के पहले खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। आज 13 जनवरी है। आज ही के दिन में हमारे पहले भारतीय वैज्ञानिक राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। 13 जनवरी 1949 ईस्वी को पटियाला में राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन में विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। वह पहले भारतीय अंतरिक्ष विंग कमांडर बने थे। जब वह 35 वर्ष के उम्र के हुए तब वो सोवियत यान सोयूज़ T-11 से अंतरिक्ष पहुंचे थे। चलिए आज दूसरे खबर की तरफ लेकर चलते हैं। आप लगातार 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। इसरो ने एक रॉकेट मिशन अंतरिक्ष में भेजा है जो फेल हो चुका है। इसरो का रॉकेट मिशन सभी 16 उपग्रह अंतरिक्ष में गुम। लॉन्च होने के 8वें मिनट में रास्ता भटका। तीसरे चरण के अंत में संपर्क टूटा। इसरो का PSLV-62 रॉकेट मिशन सोमवार सुबह 10:17 बजे लॉन्च हुआ, लेकिन 8 मिनट में असफल हो गया। यह रॉकेट कुल 16 उपग्रहों के अंतरिक्ष में ले जा रहा था। इसरो प्रमुख V नारायण ने बताया कि उड़ान के तीसरे चरण में जब रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाने का काम हो रहा था तभी तकनीकी गड़बड़ी आ गई। रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया और उपग्रहों की सतही कक्षा में नहीं पहुंच सका। विस्तृत जांच जारी है। अब यहाँ आप समझेंगे कि एक रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे पहुँचता है। जब वह पृथ्वी पर होता है तब वो उसे अंतरिक्ष में जाने के लिए उसे ठोस ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ताकि तेज़ धक्का लगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेज 1 में बताया गया है कि ठोस ईंधन का बड़ा इंजन तेल धक्के से ऊपर उठता है। स्टेज 2 में तरल ईंधन वाला इंजन रॉकेट को और तेज़ी से बढ़ाता है। स्टेज 3 में स्ट्रेप ऑन मोटर से रॉकेट को कक्षा के दिशा में गति देती है। स्टेज 3 में यहाँ आप देख सकते हैं कि उपग्रह अंतरिक्ष में पहुँच चुकी है। स्टेज 4 तक ये उपग्रह अभी पहुँचने ही वाली थी कि यहाँ पे तकनीकी गड़बड़ी आ गई। रॉकेट को अपने अक्ष पर घूमने में दिक्कत आने लगी। जब यहाँ पे रॉकेट अपने अक्ष पे घूम पाती तो तभी स्टेज 4 पूरा हो पाता, लेकिन स्टेज 4 में पहुंचने से पहले यहाँ पे तकनीकी दिक्कत आने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। स्टेज 4 में रॉकेट सही ऑर्बिट में सेट हो जाता और उपग्रहों को अलग कर देता, पर ऐसा हो नहीं पाया। नौ महीनों में इसरो के 2 मिशन फेल। 32 साल में 64 में से 60 बार सफल। PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। 1993 में पहली बार लॉन्चिंग से लेकर अब तक 64 प्रक्षेपणों में से PSLV रॉकेट केवल 4 बार असफल रहा। ये चंद्रयान प्रथम, मंगलयान, आदित्य L1 और एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक गंतव्य तक पहुंचाने का कीर्तिमान बना चुका है। मगर चिंताजनक ये है कि इससे पहले 18 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ PSLV रॉकेट भी तीसरी स्टेज पूरी नहीं कर पाया था। हालांकि तब इसरो अध्यक्ष VR नारायण ने बताया था कि रॉकेट के प्रेशर चैम्बर में अचानक और अप्रत्याशित दबाव गिरने से मिशन फेल हो गया था। चलिए हमारे एग्ज़ाम लायक इम्पोर्टेंट चीज़ें की तरफ ध्यान देते हैं। अन्वेषण उपग्रह सफल हो जाता तो सैकड़ों किलोमीटर से भी पृथ्वी की छोटी छोटी चीज़ें साफ देख सकता था। 16 उपग्रहों में अन्वेषण क्यों खास था? अन्वेषण उपग्रह DRDO के लिए बनाया गया एक बहुत एडवांस सैटेलाइट था। यह सीमा सुरक्षा से लेकर मिट्टी के प्रकारों और खेती की स्थिति तक को सटीक बताने में सक्षम था।
DRDO क्या है? हमारे रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित संस्थान है जो हमारे देश की आर्मी के लिए हथियार वगैरह बनाती है। 15 सैटेलाइट्स में कितने विदेशी थे? 7 देशी व 8 विदेशी उपग्रह थे, जिनमें थाईलैंड, नेपाल, ब्राज़ील, फ्रांस, ब्रिटेन के उपग्रह थे। देशी उपग्रह में हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस की ओर से छात्रों के 5 उपग्रह थे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमारे देशी उपग्रह जो स्टूडेंट्स की तरफ से बनाए गए थे और वो हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस के स्टूडेंट थे और उनकी तरफ से 5 उपग्रह बनाए थे। पहला था डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, दूसरा CGUSAT, तीसरा DSUSAT, चौथा था थाईबोल्ट, 5वां लचित 1। इसके अलावा रिफ्यूलिंग वाला उपग्रह था। इस उपग्रह को बनाने में लागत कितनी थी? चूँकि ये फेल हो चुका है तो हमारी सरकार को नुकसान कितना हुआ? अन्वेषण की लागत करीब 125 करोड़ रुपए थे। PSLV 662 की लागत भी 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसकी बीमा नहीं थी क्योंकि ये एक सरकारी उपग्रह था, बाकी सैटेलाइट इंश्योर्ड थे। अब हम चलिए आपको तीसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तीसरी खबर लेकर जाने से पहले, जैसा कि आपने पिछला सेशन किया होगा तो आपको ये सब पढ़ना हुआ होगा। आप इससे पहले आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप लोग कल पढ़ चुके होंगे, आज फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन आज सुबह 10:18 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा। यह लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 से किया जाएगा। यह PSLV की 64वीं उड़ान होगी। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है। हमारे देश में इस साल का पहला सैटेलाइट था PSLV C62, जो कि इसका लॉन्च व्हीकल है, जिसमें मुख्य था ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा, जिसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अन्वेषा उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाइस सैटेलाइट है। यह धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी जंगलों या बंकर में छिपे दुश्मनों की तस्वीरें खींच सकता है। इसका इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अन्वेषा सैटेलाइट की विशेषता क्या है। तो अन्वेषा सैटेलाइट की विशेषता है, यह धरती से जुड़े कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी जंगलों या बंगलों में छिपे दुश्मनों की तस्वीर खींच सकता है। इसका इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्वेषा सैटेलाइट के बारे में आप कल भी पढ़ चुके होंगे, आज फिर से इसकी मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। प्रकाश के 100 से ज़्यादा रंग डिटेक्ट कर सकता है अन्वेषा सैटेलाइट। EOS N1 यानी अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने बनाया है। अन्वेषा सैटेलाइट को EOS N1 से भी डिनोट कर सकते हैं। 600 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में तैनात होगी। अन्वेषा एक निश्चित समय पर धरती के एक पॉइंट से गुजरेगी। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए सैकड़ों लाइट्स बैंड्स यानी प्रकाश के रंगों को देख सकता है। धरती पर मौजूद किसी भी चीज़ का कलर डिटेक्ट करके उसको सिग्नल भेज देगा। यानी हमारी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु होगी, कोई भी जगह होगी और उसका कोई भी रंग होगा, उस रंग को ये अन्वेषा सैटेलाइट डिटेक्ट कर सकता था। बॉर्डर की एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, छिपे हुए सैनिक या कोई छोटी सी चीज़ इसे देखी जा सकेगी।
डिफेंस सेक्टर के लिए ये किस तरह फ़ायदेमंद था, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट का यह इस्तेमाल जंगलों, माइनिंग की निगरानी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को मापने जैसे कामों में होता है। असल में ये सेनाओं के लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। सेना का टैंक किसी इलाके से गुजर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए HRS के जरिए उस इलाके की मिट्टी की टाइप डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर कहीं रेगिस्तानी या चिपचिपी मिट्टी है तो यह पहले से बता देगी। यानी कि अन्वेषा सैटेलाइट से किसी एरिया की मिट्टी कैसी है, वो रेगिस्तानी है, चिपचिपी है या नॉर्मल मिट्टी है, ये अन्वेषा सैटेलाइट डिटेक्ट करके पहले से ही बता सकती थी। अक्सर जंगली इलाकों में पेड़ पौधे के पीछे छिपना आसान होता है। किसी झाड़ी में दुश्मन सेना का कोई जवान या नदी के पानी के नीचे कोई हथियार छिपा है तो HRS तकनीक किसका पता लगा सकती है। 3D इमेज के जरिए जंग के दौरान HRS के डेटा और तस्वीरों का इस्तेमाल करके सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं। सेना के लिए सही रूट, दुश्मन सेना का फॉर्मेशन समझा जा सकता है। अब चलिए कलर के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अन्वेषा सैटेलाइट देख सकती है 100+ बारीक रंग। यहाँ रे के बारे में पढ़ते, चूँकि हमारी ह्यूमन आई मानव आँख केवल 7 बेसिक रंग ही देख सकती है, यानी हम अपनी आँखों से केवल 7 रंग को ही देख सकते हैं, लेकिन अन्वेषा सैटेलाइट 100+ बारीक रंग को देखकर उसका कलर डिटेक्ट करके सिग्नल भेजने की क्षमता रखता था, जो कि अभी फेल हो चुका है। हमारी आँख सिर्फ विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम को 7 बेसिक रंग देख सकती है। यहाँ पे रेव के बारे में पढ़ेंगे। पहली होती है सबसे ऊपर रेडियो वेव, उसके नीचे माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और सबसे नीचे होता है गामा रे। अब यहाँ अन्वेषा सैटेलाइट के बारे में एक अलग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। HRS तकनीक के जरिए अन्वेषा सैटेलाइट विजुअल स्पेक्ट्रम के बारीक रंग और इंफ्रारेड लाइट को मिलाकर 100 से ज़्यादा रंग डिटेक्ट कर सकता है। अब तक 6 देश हाईसिस सैटेलाइट लॉन्च कर चुके, यानी जो सैटेलाइट इंडिया ने इस साल लॉन्च किया है, उससे पहले भारत से पहले 6 देश लॉन्च कर चुके थे। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और पाकिस्तान भी हाइपर स्पेक्ट्रल लॉन्च कर चुके हैं। भारत ने इससे पहले 29 नवंबर 2018 को अपनी पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की थी। यानी भारत के लिए ये पहला ऑप्शन नहीं था, भारत इससे पहले भी प्रयास कर चुका है और वो 29 नवंबर 2018 को प्रयास किया था। हाइसिस नाम के इस सैटेलाइट का वजन 380 किलो था। हालांकि ये 55 स्पेक्ट्रल बैंड्स में रोशनी को डिटेक्ट कर सकता था। अन्वेषा हाइसिस का अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी हाइपर स्पेक्ट्रल क्षमता भी ज़्यादा है। यानी 2018 में भारत ने जो पहला प्रयास किया था उस टाइम फेल हो चुकी थी हमारी सैटेलाइट, और चूँकि साल 2026 में भारत सरकार ने दूसरा प्रयास किया और इस समय अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अफसोसवश ये भी फेल हो चुका है। ये PSLV की 64वीं उड़ान थी। PSLV अब तक 63 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है। इसके जरिए चंद्रयान प्रथम, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम और आदित्य L1 जैसे अहम मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। ऑर्बिटल मिशन का ही शॉर्ट नेम मॉम है। PSLV का पिछला मिशन PSLV C61 था, जिसमें 18 मई 2025 को EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। हालांकि तीसरे स्टेज में आई तकनीकी समस्या के कारण वह मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। PSLV चूँकि ये अन्वेषा सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो PSLV C62 था, लेकिन इससे C62 से पहले वाला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो PSLV C61 था। अब PSLV C62 EOS-N1 मिशन के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, इसरो का नया मिशन।
ये हमने कल भी पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। लॉन्च की तारीख 12 जनवरी सुबह 10:17 पर ये लॉन्च किया गया था और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और मुख्य उपग्रह EOS N1 उपग्रह से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था रणनीतिक निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना। चूँकि ये मिशन तो फेल हो चुका है, लेकिन इसरो के और भी बहुत सारे प्लान हैं और इसरो के आगामी मिशन के बारे में जानते हैं। पहला मिशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि 2028 से 2035 के बीच ये काम करेगा, यानी लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानते हैं। एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन लगभग 20 टन होगा, यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्ष में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रहेंगे। हमारे अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं कोई खोज करने के लिए, तो उन लोगों के रहने का स्थान ये अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे 15 से 20 दिनों तक। दूसरा मिशन है चंद्रयान 4 और इनका अपेक्षित लॉन्च है 2027 से 28। चंद्रयान 4 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान श्रृंखला का चौथा चरण है, जिसमें कई मॉड्यूल शामिल होंगे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्व लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है। चंद्रयान 4 का लक्ष्य है चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना, यानी कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाया जाएगा। तीसरा मिशन है गगनयान, जो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह 3 सदस्यों के चालक दल के 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। चौथा मिशन है शुक्रयान प्रथम, जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान प्रथम शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। ऑर्बिटर मतलब उपग्रह भेजा जाएगा। पांचवा मिशन है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन। ये 2027 से 28 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी लुपेक्स मिशन के बारे में जानते हैं। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है। 2 कंपनी है, एक विदेशी कंपनी है जाक्सा और एक हमारे प्यारे भारत की कंपनी है इसरो। इन दोनों का संयुक्त मिशन कौन सा है? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसे शॉर्ट में लुपेक्स भी कह सकते हैं। और सबसे अंतिम मिशन है मंगलयान 2, जो कि 2030 में लॉन्च किया जाएगा। यह मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा। चलिए अब 2025 में इसरो ने जो महत्वपूर्ण मिशन जिस उपग्रह से लॉन्च किया था, उन सभी उपग्रह के बारे में जानते हैं। पहला उपग्रह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला उपग्रह है CMS-03। इसका अन्य नाम यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए मुख्य नाम याद रखेंगे, CMS-03। ये 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान LV-M3MS था। CMS-03 भारत की सबसे भारी 4410 किलोग्राम का था। CMS-03 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान LV-M3M5 द्वारा प्रक्षेपण संपन्न हुआ। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हम भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह कौन है, तो यहाँ पे हम नाम याद रखेंगे CMS-03। दूसरा उपग्रह है निसार, जो कि 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान था GSLV F-16। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। निसार के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी की ये संयुक्त मिशन था, जिसका नाम था निसार, यानी नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था, जो कि ये काम कर चुकी है। और तीसरा ऑक्सियम 4, ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान फाल्कन 9। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS
तक पहुंच प्रदान करना है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ISS क्या है, एक आतंकवादी संगठन है और ये इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, पोलैंड और हंगरी। तीनों देश मिलकर काम करेंगे और ये ISS तक पहुंच प्रदान करेंगे, जिसमें साल 2025 में खबरों में खूब छाया हुआ था कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचकर बहुत सारे प्रयोग किए थे। उस उपग्रह का नाम था ऑक्सियम 4। ये तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। चौथा हो जाता है EOS 9। 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था प्रक्षेपण यान PSLV 661। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण पूरा नहीं हो सका। NVS सबसे अंतिम उपग्रह है। NVS O2 29 जनवरी 2025 प्रक्षेपण यान था। GSLV F-15 यह इसरो का 100वां मिशन था। सॉरी, मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो ISS पाकिस्तान का आतंकवाद खुफिया एजेंसी की तरह आतंकवाद में काम करता है, लेकिन ये पाकिस्तान का ISS नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच प्रदान करना है। ये यहाँ पे स्पेस स्टेशन की बात हो रही थी, तो आप लोग इसे अपडेट कर लेंगे। अब चलिए इसरो के बारे में हम और जानेंगे। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वन सेकेंड। इसरो भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 17,000 लोग इसमें काम करते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति थी। इसरो का पिछला नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे शॉर्ट में इनकोस्पर कहा जाता था। तब अपडेट किया गया, अभी इसका नया नाम इसरो है। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रख सकते हैं, इसरो का पहला सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट था। 7 जून 1979 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर छोड़ा। इसका वजन 442 किलोग्राम था। पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया। 2014 में GSAT-14 का GSLV D5 लॉन्च किया गया। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था। यहाँ पे ध्यान दें, भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल कौन था, SLV-3। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान प्रथम और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा। मंगल पर एक ही बार में पहुंचने वाला पहला देश बना। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, मंगल पर पहुंचने वाला 2014 में मंगलयान पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा प्यारा भारत बना 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ, जिसके 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की। चलिए अब हम तीसरे खबर की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री के मंच तक पहुंचे बिहार के युवाओं की प्रतिभा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव
भारत मंडपम में गुंजा बिहार, 4 युवाओं ने बढ़ाया मान। भारत मंडपम में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बिहार के युवाओं ने अपनी प्रतिभा से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम में बिहार के 4 युवा प्रतिभागियों ने अलग अलग विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित महोत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित श्रेष्ठ युवा शामिल हुए। इसमें प्रत्येक राज्य से 10 युवाओं का चयन हुआ। मूल्यांकन चैलेंज और कल्चरल ट्रैक पर हुआ। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत वक्तृता प्रतियोगिता में बिहार के पार्थ कौशलिक ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। लोकगीत श्रेणी में पटना की महिमा मौर्य का चयन विशेष उपलब्धि के रूप में हुआ। देश भर से चुनी गायन मंडली में वो शामिल हुई। इस मंडली ने पीएम के समक्ष वंदे मातरम की प्रस्तुति की। जैसा कि आप सभी को याद होगा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। 12 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म के अवसर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बिहार के 4 युवाओं ने शिरकत की थी। पेंटिंग प्रतियोगिता में पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित हुए बिहार के दीपक। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए पटना के आयुषी आर्य का चयन हुआ है। इन्होंने पीएम के समक्ष विकास से जुड़े अपने नवाचारपूर्ण विचारों को रखा। पेंटिंग में दीपक का चयन हुआ। इनकी कलाकृति में को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को गिफ्ट किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने कहा कि महोत्सव में बिहार के युवाओं ने जिस उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया है। अब हम चलते हैं चौथे खबर की तरफ। यहाँ पे जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, पंचायती राज विभाग को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला था। आप ये सब पिछले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। पुरस्कार एवं सम्मान 2025, बुकर पुरस्कार 2025 ने डेविड शेनेले को उपन्यास के फ्लैश उपन्यास के लिए मिला था। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस को मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लासजले क्रॉस जनोहोरकाई को मिला था। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारो को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 पुरुष में मोंडो डुलांटिस को मिला। महिला में सिडनी मैकलागलिन को मिला। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को मिला। आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मारिया है वेनेजुएला की, जो कि मादुरो के विपक्ष पार्टी से आती हैं, और इन्हीं को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को मिला। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 एक संस्था को मिला है, एजुकेट गर्ल्स। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था है, एजुकेट गर्ल, उसी को मिला है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी महाराष्ट्र को मिला। मिस वर्ल्ड 2025 ओपन सुजाता चुंग रुत्री। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल हमारे भारतीय थे। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन जो चीन से आती हैं। अब हमारे चौथे खबर की तरफ चलते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट ध्यान दें, चूँकि ये यहाँ पे पीएम ऑफिस शिफ्ट कर चुका है
और पीएम ऑफिस का नया नाम है सेवा तीर्थ। पीएम ऑफिस का नया नाम है सेवा तीर्थ। यहाँ पे हम देखेंगे 78 साल बाद बदलाव 2.26 लाख वर्ग फीट में बना है नया परिसर। ये पीएमओ के बारे में बता रहा है। नया पीएमओ मकर संक्रांति पर सेवा तीर्थ 1 सेकेंड। नया पीएमओ मकर संक्रांति पर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो सकता है। पीएम मोदी का दफ्तर। भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 14 जनवरी पर या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दफ्तर पीएमओ नई बिल्डिंग सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट कर सकते हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास का लोकेशन बदल रहा है यानी और उसका नया नाम सेवा तीर्थ होगा। अभी पीएमओ नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में है, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद इसका पता बदलने जा रहा है। 2.26 वर्ग फीट में फैले सेवा तीर्थ का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है, जो नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में है। इसका एक ही परिसर में सत्ता के 3 बड़े केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के एक ही परिसर में सत्ता के 3 बड़े केंद्र पीएमओ ऑफिस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होंगे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय पीएमओ के शिफ्ट होने से पहले ही नई बिल्डिंग में आ जाएगा। पीएमओ आवास भी नया होगा। सेवा तीर्थ में पीएम का ऑफिस, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और उच्च स्तरीय बैठकों के लिए आधुनिक व भव्य भवन है। पीएम का सरकारी आवास अभी 7 कल्याण मार्ग है। इसे पंचवटी कहते हैं, जो कि 1990 से भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। इसका पता भी जल्द बदलने जा रहा है। पीएम आवास भी पीएमओ के पास ही बन रहा है। इसे फिलहाल एग्जीक्यूटिव एनक्लेव पार्ट 2 कहते हैं। तो ये पीएमओ ऑफिस के बारे में जानकारी थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे पीएमओ ऑफिस के साथ साथ अन्य भवनों के नाम भी बदले जा चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र सरकार यहीं से हमारे पूरे देश का प्रशासन रेगुलेट करती है, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएमओ का नया नाम है सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम है कर्तव्य भवन। और यहाँ पे हम देखेंगे राजभवन का नया नाम है लोक भवन। राजनिवास का नया नाम है लोक निवास। राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। ये तो हमारे प्रशासनिक भवन के नाम जो नए बदले जा चुके हैं उसके बारे में अब तक हमने पढ़ा। और अन्य क्षेत्र में अन्य शहरों के नाम भी बदले गए हैं, यूनिवर्सिटी के नाम भी बदले गए हैं, रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए, और भी बहुत कुछ का नाम बदला गया है। उन सभी के बारे में जानते हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नया नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बदले गए नए ध्वज, जिसमें गहरा नीला कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक चिन्ह गहरा नीला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा। जलालाबाद यूपी का नया नाम परशुरामपुर पुरी कर दिया गया। इस्लामपुर का नया नाम ईश्वरपुर कर दिया गया। अहमदनगर जिला का नया नाम अहिल्या नगर। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़। न्याय देवी की नई मूर्ति, आँखों की पट्टी हटी। चूँकि कोर्ट में हम सभी देखते होंगे कि न्याय देवी की मूर्ति के ऊपर आँखों पे पट्टी लगाई गई थी, अब ये आँखों की पट्टी हटा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा अलीगढ़ का नया नाम, जो कि हरिगढ़ जंक्शन ये रेलवे स्टेशन को दिखाता है। यहाँ पे जलालाबाद का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
यहाँ पे बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पे कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। यहाँ पे अ से याद रखेंगे, अ से अहमदनगर, अ से अहिल्या नगर। इस्लामपुर अब ईश्वरपुर है। चलिए और भी नए नाम देखेंगे। महात्मा गांधी नरेगा का नया नाम बीबी जीराम जी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन का नया नाम लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र में है। और चूँकि मराठा साम्राज्य कहाँ था तो वह महाराष्ट्र की तरफ था और मराठा साम्राज्य में ही थे संभाजी। उसी से इतिहास यदि आपने पढ़ा होगा तो उसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि झारखंड में है का नया नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। खुलदाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में है उसका नया नाम है रत्नापुर। जलालाबाद उत्तर प्रदेश परशुरामपुरी। इस्लामपुर महाराष्ट्र ईश्वरपुर। गया का नाम गयाजी। शिलक्यारा टनल बाबा बौखनांग सुरंग। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। इसका हमने आपको तस्वीर भी दिखाया था। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पे किया गया था। आप इसे याद रख सकते हैं। फोर्ट विलियम विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम कहाँ था इतिहास में आपने पढ़ा होगा। ये फोर्ट विलियम बंगाल में था जिसका नया नाम विजयदुर्ग कर दिया गया। कार्नेगी ब्रिज का नया नाम सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी। अब यहाँ पे इंटरनेशनल में हम देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आप अमेरिका के जब आप सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ तो रूस में आ जाता है, लेकिन मैं अमेरिका के जस्ट नीचे एक देश होगा जिसे मैक्सिको के अटलांटिक महासागर के बगल में जो समुद्र कहलाती है मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है, वो अब अमेरिका की खाड़ी से कही जाएगी। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। पुणे हवाई अड्डे संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। लद्दाख के काकसर पुल कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। दिल्ली के सराय काले खां चौक बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल अशोक मंडप। जोशीमठ नगर ज्योति मठ। कोश्या कुटौली तहसील कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। अहमदनगर अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। चिरंजीवी योजना राजस्थान। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या रेलवे जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश चंद्रनगर जो कि प्रस्तावित है, अभी नाम बदला नहीं गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। संकरा में बनेगा बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर। हल्दी पिछले साल भी खबरों में था, इस साल भी खबरों में है। हल्दी के बारे में जानते हैं। मेघालय से आएगा बीज। 1000 एकड़ में होगी खेती। सामान्य हल्दी के मुकाबले 2 गुनी से अधिक करक्यूम की मात्रा। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस उत्पाद में हल्दी करक्यूमिन पाया जाता है, तो करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। ये खबर हमारे बिहार से है।
शकरा में बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर बनेगा। 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी लैंगडोंग हल्दी की खेती होगी। यानी हल्दी के किस्मों में सबसे अच्छी किस्म की हल्दी का नाम क्या है? लाकाडोंग। और ये कहाँ से इसका बीज मंगाया जा रहा है? तो ये मेघालय से मंगाया जाए। इसके लिए मेघालय में से बीज मंगाया जाएगा। सिर्फ मेघालय के जैंतिया हिल्स इलाके में लाकाडोंग हल्दी उगाई जाती है। तो लाकाडोंग हल्दी मेघालय के जैंतिया हिल्स में उगाई जाती है। औषधीय गुणों से लैस हल्दी को फार्मा व न्यूट्रास्यूटिकल उद्योगों के लिए मूल्यवान माना जाता है, जिसमें गुणकारी करक्यूमिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सामान्य हल्दी में मौजूद से 2 से 5% करक्यूमिन की अपेक्षा लाकाडोंग हल्दी में 7 से 12% तक होता है। उच्च करक्यूमिन व अन्य खूबियों के चलते इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दुबई, जैसे कि दुबई, अफ्रीका और अन्य में रहती है। हल्दी क्लस्टर में विदेश की तर्ज पर सिंचाई को आधुनिक एमकैड का फुल फॉर्म है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट की व्यवस्था होगी। इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के स्तर से पहल की गई है। एमकैड के अंतर्गत सभी खेतों में पानी को प्रेशराइज्ड पाइपलाइन को लेकर स्प्रिंकल व अन्य संसाधन उपलब्ध रहेंगे। इससे भूमि की नमी व अन्य पहलुओं की जानकारी मिलने के साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि सिंचाई में कितने पानी की ज़रूरत है। हर खेत में सिंचाई के अलग अलग पॉइंट होंगे। नहर की उपलब्धता को देखते हुए हल्दी क्लस्टर के लिए शकरा इलाके का चयन किया गया है। यहाँ नहर को दुरुस्त कर इसमें बड़े बड़े पंप व मशीन लगाकर पानी को सुव्यवस्थित तरीके से खेतों तक पहुँचाने की आधुनिक प्रणाली विकसित की जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने देश भर के लिए 1600 करोड़ का फंड दिया गया। यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ जो कि हमें याद रखना है। हल्दी की में सबसे ज़्यादा करक्यूमिन की मात्रा होती है और हल्दी का बीज मेघालय से मंगाया जा रहा है और मेघालय में ये जैंतिया हिल्स में पाया जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी व महंगी लाकाडोंग हल्दी का होगा उत्पादन हमारे बिहार में। वर्तमान में प्रमुख हल्दी उत्पादक जिला है समस्तीपुर। अब यहाँ पे हमारे बिहार के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है कि हल्दी उत्पादक जिला इनमें से कौन है, तो हम याद रखेंगे समस्तीपुर है हल्दी उत्पादक जिला। वर्तमान में राज्य में समस्तीपुर प्रमुख हल्दी उत्पादक जिला है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना गया है। अन्य जिलों में कम मात्रा में उत्पादन होने से अधिकतर स्थानीय स्तर पर ही खपत हो जाती है। यहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का बयान है। उन्होंने हल्दी को लेकर क्या बयान दिया है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हल्दी क्लस्टर में सिंचाई की आधुनिक एमकैड प्रणाली की व्यवस्था होगी। देश की सबसे उन्नत लाकाडोंग हल्दी के बीज मेघालय से मंगवाए जाएंगे। किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्पादक के बाद ही हल्दी की मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी। अब चलिए 5वीं खबर के बाद हम अगले खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऊर्जा संग्रहालय के बारे में नया खबर है। चलिए देखते हैं अब इसको। बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की 3 एकड़ जमीन पर निर्माण होगा। 200 करोड़ खर्च होंगे। करबिगहिया में देश का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। अगली खबर भी हमारे बिहार से ही है। करबिगहिया जो कि हमारे बिहार में ही है, ये करबिगहिया में विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। अब चलिए अब खबर को विस्तार से चर्चा करते हैं। पटना के करबिगहिया में देश का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। इसके निर्माण को लेकर गुरुवार को बिहार म्यूजियम में बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार सह बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने निर्माण एजेंसी की योग्यता, चयन प्रक्रिया और निर्माण कार्य की समय सीमा को लेकर निर्देश दिया। इससे पहले ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह और
पीडीसीएल के एमडी राहुल कुमार ने प्रेजेंटेशन दिया। ऊर्जा सचिव ने कहा कि करबिगहिया में बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की 3 एकड़ जमीन पर आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। इसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध, पर्यटन और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा संग्रहालय के निर्माण पर 200 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। संग्रहालय की विस्तृत रूपरेखा, थीम, 3D मॉडल और डिजाइन तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन जल्द होगा। बैठक में बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा समेत बिजली कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ये सब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे बिजली उत्पादन की विकास यात्रा देख सकेंगे लोग। संग्रहालय में बिजली उत्पादन का इतिहास दिखाया जाएगा। यहाँ डीसी मॉडल, पुराने बिजली उपकरण और पावर जनरेशन से जुड़े कई दुर्लभ मॉडल पर प्रदर्शित होंगे। ज़्यादातर मॉडल डिजिटल तरीके से काम करते दिखाई देंगे। एक ओपन थिएटर बनेगा जिसमें 3D तकनीक से बिजली उत्पादन का इतिहास दिखाया जाएगा। संग्रहालय निर्माण और प्रदर्शनी लगाने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया या यूएस की एजेंसी को दी जा सकती है। इसके लिए टेंडर निकलेगा। इसमें भारत की एजेंसियां भी हिस्सा लेगी। एजेंसी चयन के बाद ही निर्माण शुरू होने की तारीख होगी। ये म्यूजियम के बारे में था। अब अन्य देखते हैं। अभी इन 3 जगह पे ऊर्जा म्यूजियम, पहला है पावर हाउस म्यूजियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी का यह प्रमुख संग्रहालय बिजली, परिवहन और संचार से जुड़े विस्तृत संग्रह प्रस्तुत करता है। दूसरा है कूल स्प्रिंग पावर म्यूजियम, अमेरिका, जहाँ आंतरिक दहन इंजन तकनीक के इतिहास का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है। तीसरा है डॉयचे म्यूजियम, जर्मनी, दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों में से एक, जहाँ शिक्षण, ऊर्जा उत्पादन का विस्तृत इतिहास दिखाया जा सकता है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे। ऊर्जा म्यूजियम हमारे भारत से पहले सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है अमेरिका में और तीसरा है जर्मनी में, और चौथा हमारे बिहार में होगा। अगली खबर देखते हैं। यहाँ पे है भागलपुर में खुलेगी बैडमिंटन अकादमी। यहाँ पे हम देखेंगे भागलपुर जिले में जल्द बैडमिंटन अकादमी की स्थापना होगी। इसका नाम पुलेला चंद्र गोपी बैडमिंटन अकादमी होगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हैदराबाद स्थित श्री गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद से मुलाकात कर बिहार में बैडमिंटन के विकास पर विस्तृत चर्चा की। खेल मंत्री ने पुलेला गोपीचंद से बिहार में भी बैडमिंटन के स्तरीय विकास के लिए भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोलने का प्रस्ताव रखा और उन्हें आश्वस्त किया कि बिहार सरकार के खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का इस काम में हर संभव सहयोग करेंगे। गोपीचंद ने श्रेयसी सिंह के इस प्रस्ताव और अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हुए निकट भविष्य में भागलपुर में अपने मार्गदर्शन में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी खोलने पर अपनी सहमति दी। श्रेयसी सिंह ने पुलेला गोपीचंद के साथ पूरे अकादमिक कैंपस के साथ साथ कोर्ट, जिम, खेल विज्ञान केंद्र, स्पाइनल इंजरी सेंटर, पुनर्वास केंद्र और फिनलैंड से आयातित विभिन्न खेल व प्रशिक्षण उपकरणों का भी बारीकी से निरीक्षण किया ताकि बिहार में भी ऐसी सुविधाएं अकादमी उपलब्ध हो सके। यहाँ पे ये चूँकि न्यूज़पेपर की सभी खबरें ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इन सब को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे चूँकि यहाँ 2 खबरों को ही 2 तथ्य को ही ध्यान में रखेंगे। बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगी? भागलपुर में। और हमारी खेल मंत्री कौन है? श्रेयसी सिंह। यहाँ से याद रखेंगे ये जो श्रेयसी सिंह हैं ये खुद भी खिलाड़ी हैं और 2025 के चुनाव में वो जीत गई हैं और हमारी खेल मंत्री बन गई हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगला खबर है नई वैश्विक व्यवस्था में पूरक साझेदार के रूप में सहयोग बढ़ाएंगे भारत जर्मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत जर्मनी से संबंधित नया खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच अहमदाबाद में हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता ने भारत और यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी
को नई गति प्रदान की है। दोनों नेता नई वैश्विक व्यवस्था में एक दूसरे को पूरक साझेदार के रूप में देखते हुए रक्षा, आर्थिक सहयोग, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन हाइड्रोजन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। किन मुद्दों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच बात हुआ, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे रक्षा, आर्थिक सहयोग, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन हाइड्रोजन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बात हुई। ये मुद्दा ध्यान रखेंगे हम लोग। पिछले वर्ष सत्ता संभालने के बाद एशिया में अपने पहले दौरे के लिए भारत का चयन करके मर्ज ने दिल्ली के साथ संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने गृहनगर में जर्मन चांसलर का स्वागत करके और द्विपक्षीय संबंधों के दीर्घकालिक एजेंडे पर हस्ताक्षर कर भारत की रुचि साफ कर दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ी 20 संयुक्त घोषणाओं और 7 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच आपसी विश्वास एवं साझेदारी को मजबूत दर्शाते हैं। मोदी और मर्ज ने इस माह भारत EU यानी यूरोपियन यूनियन फोरम में मुक्त व्यापार समझौते FTA की संभावना जताई, जो दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। प्रमुख घोषणाओं में रक्षा, औद्योगिकी और सहयोग को मजबूत करने के लिए नया रोड मैप तैयार करना शामिल है, जो संयुक्त विकास व उत्पादन पर केंद्रित होगा। इससे हथियारों को मिलाकर विकास और उत्पादन करने के लिए नया अवसर पैदा होंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच CEO फोरम गठित की जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई, तो उन घोषणाओं को देखेंगे। रक्षा, औद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने का नया रोड मैप बनाया गया, जो कि बना नहीं है, बनाया जाएगा। आर्थिक सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच CEO का फोरम बनेगा। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग स्थापित होगा। गैस, ग्रीन हाइड्रोजन व बायो इकोनॉमी क्षेत्र में अलग संयुक्त घोषणाएं की जाएंगी। भारतीय पासपोर्ट धारक को वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देगा जर्मनी, यानी जो भी इंडियन पासपोर्ट धारक है उसको वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा जर्मनी देगा। कूटनीतिक व रक्षा क्षेत्र में संबंधों पर वार्ता के लिए 1.5 ट्रैक वार्ता शुरू होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर व्यवस्थित द्विपक्षीय वार्ता शुरू करेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार दोनों देश करेंगे। ये जो दोनों देश के बीच जो हुआ है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है। जो घोषणाएं हुई ये ज़रूरी है। प्रमुख जो घोषणाएं हुई यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेंगे। अभी देखेंगे साल 2025 में और कौन कौन से समझौते हुए। दिसंबर 2025 में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया गया भारत और लाइबेरिया के बीच। नवंबर 2025 में पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और वियतनाम के बीच। नवंबर 2025 में ही राजनयिक और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इक्वाडोर के बीच। नवंबर में ही सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ भारत और भूटान के बीच। अक्टूबर में सशस्त्र सेनाओं के बीच चालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत और जापान के बीच। सितंबर 2025 में पहला सीमा पर रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ भारत और भूटान के बीच। सितंबर 2025 में उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ भारत और मॉरिशस के बीच। सितंबर 2025 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ भारत और मोरक्को के बीच। सितंबर 2025 में निवेश को बढ़ावा देने, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ भारत और इजरायल के बीच।
समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग में मजबूती करने हेतु समझौता हुआ भारत और मालदीव के बीच। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और नामीबिया के बीच। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और नॉर्वे के बीच। जून 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और डेनमार्क के बीच। बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और वियतनाम के बीच। आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और अंगोला के बीच। 26 राफेल मरीन इलाकों में विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और फ्रांस के बीच। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और अर्जेंटीना के बीच। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता हुआ भारत और निकारागुआ के बीच। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। यहाँ पे आप इन महीना को भी ध्यान में नहीं भी रख सकते क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। आप केवल किन मुद्दों पे समझौता हुआ उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को जनहित याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद की गई याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जय माल्या के समक्ष सोमवार अधिवक्ता अश्विनी कुमार की जदी की यहाँ पे ये जितना जरूरी नहीं, यहाँ इस पे ध्यान देंगे। कम नहीं किया जा सकता उच्च शिक्षा पाने का अधिकार, ये आप कल पढ़ चुके हैं। आप मूल बातें याद रखेंगे। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। आप इसे ध्यान रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। कम नहीं किया जा सकता उच्च शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार। अगली खबर की तरफ चलते हैं। चूँकि ये फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है तो इसे में एक बार फंडामेंटल राइट से संबंधित फैक्ट को रिवीजन कर लेंगे। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आगे देखेंगे। संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और समष्टि रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिनकी मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण बनाने वाली विधियां। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 16 है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 18। उपाधियों का उन्मूलन। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 20। अपराधियों के दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण आर्टिकल 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 22। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 2 आता है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 4 आर्टिकल आर्टिकल 25, 26, 27, 28। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। अब आता है आर्टिकल 29 और 23। आर्टिकल 29 और 23 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत 2 आर्टिकल है 29, 20 और फिर है 30। उसमें क्या है देखें। 29 में क्या है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आता है 32, 33, 34, 35। 4 आर्टिकल आते हैं। 32 में देखेंगे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 33 में आता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा बलों आदि पर लागू करने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 में आता है किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निबंधन। 35 में आता है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान। अगला हम देखेंगे समता के अधिकार के तहत क्या क्या आता है। यहाँ पे हम देखेंगे समता के अधिकार के तहत कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़क आदि में प्रवेश की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या क्या आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुने या व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की सुरक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्तियों और सजा पाए लोगों के अधिकार। ये स्वतंत्रता के अधिकार में यहाँ पे आप ध्यान देंगे आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 आप जब आप याद कर लेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। शोषण के विरुद्ध के अधिकार में आप पढ़े थे 23 आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 आर्टिकल। 23 में क्या है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। स्वतंत्रता के अधिकार में के तहत आता है आर्टिकल 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए लिया गया कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के आर्टिकल आता है 29 से 30। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आता है
32 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले खबर की तरफ चलते हैं। स्वदेशी पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने चलते हुए लक्ष्य को मार गिराया। अहिल्यानगर, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अहिल्यानगर जो कि जिसका पहला नाम अहमदनगर था, जो कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको ध्यान होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान इसने चलते लक्ष्य को मार गिराया। यह परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक फायरिंग रेंज में रविवार को किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए DRDO और उद्योग भागीदार को बधाई दिया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यहाँ इसके बाद इस पे ध्यान नहीं देंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टॉप अटैक क्षमता वाली इस हथियार प्रणाली ने परीक्षण के दौरान एक चलते हुए लक्ष्य को मार गिराया। यह आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल सैन्य वाहन लॉन्चर से दागी जा सकती है। इसे कंधे पर रखकर भी दागा जा सकता है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे दागने के बाद सैनिक को उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, यानी टैंक के ऊपर वाले हिस्से पर वार करती है जो सबसे कमजोर रहता है। इस परीक्षण से भारतीय सेना की ताकत और मजबूती बढ़ेगी और देश को दुश्मनों के आधुनिक टैंकों से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। यह इमेजिंग, इंफ्रारेड, होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्यूटेशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंडम वॉरहेड प्रोपल्शन सिस्टम और उच्च प्रदर्शन वाली साइटिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों से लैस है। यहाँ पे फिर से देखेंगे, स्वदेशी पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने चलते हुए लक्ष्य को मार गिराया है। यहाँ पे याद दिया जाएगा फायर एंड फॉरगेट, ध्यान रखेंगे। और ये परीक्षण कहाँ से किया गया? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किया गया। अगले खबर की तरफ चलेंगे। अगला खबर है भारत @2025 विज्ञान जगत की उपलब्धियाँ। 2025 में भारत ने विज्ञान जगत में कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की है उस पर एक नज़र देखेंगे। 2025 में भारत ने स्पेस डॉकिंग तकनीक स्पारडेक्स का सफल परीक्षण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष बने, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मजबूती मिली। भारत, इसरो और नासा ने मिलकर दुनिया का सबसे एडवांस रडार सैटेलाइट निशान लॉन्च किया, जो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण आपदाओं पर नजर रखेगा। गगनयान की तैयारी में निर्णायक टेस्ट, अबॉर्ट टेस्ट, एयर ड्रॉप और पैराशूट सिस्टम के परीक्षण सफल रहे। भारत ने अपना पहला 25 क्यूबिट वाला QP-AI इंडस क्वांटम कंप्यूटर पेश किया। यह भविष्य के सुपर फास्ट कंप्यूटिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत ने अपना पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। यह बिना प्रदूषण न फैलाए ऊर्जा बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य 2025 में ही पूरा कर लिया है। भारत ने अपनी पहली पूरी तरह स्वदेशी और हल्की MRI मशीन बनाई, इससे गांव और छोटे शहर में इलाज की काफ़ी सस्ता हो जाएगा। भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या लगभग 9000 हो गई है। नई तकनीकों और रिसर्च के दम पर भारत दुनिया के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंच गया, जो भारत की अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरा 1.0 GHz 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए विकसित हुआ। विक्रम 3201 जैसे स्पेस ग्रेड प्रोसेसर ने मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता बढ़ाई। इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह लॉन्च किया, जो भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी कमर्शियल पेलोड और सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। यहाँ पे
हम महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ देखेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है नासा और इसरो का संयुक्त सैटेलाइट जो निसार है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्पार्टेक्स हो जाता है। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ने अपना पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो बिना प्रदूषण फैलाए ऊर्जा बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि शामिल होगी। चौथा है नई तकनीकों और रिसर्च के दम पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 38, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है भारतीय मूल के श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला ब्रिटिश खगोल सम्मान। शायल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग और एडविन हबल को मिल चुका है ये सम्मान। जो सम्मान आइंस्टीन और हॉकिंग को मिला वो हमारे भारतीय मूल के ब्रिटिश को खगोल सम्मान मिला है। भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ कुलकर्णी उन महान वैज्ञानिकों में की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए जिन्हें इससे पहले यह सम्मान मिल चुका है। इनमें अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, एडविन हबल और जोसेलिन बेल बर्नल जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री भौतिकविद शामिल हैं। अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। महाराष्ट्र में जन्मे कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ब्राउन ड्वार्फ, गामा रे बर्स्ट और पहली मिलीसेकेंड पल्सर जैसे अहम खगोलीय खोजें की हैं। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण हो जाता है श्रीनिवास कुलकर्णी ने कौन कौन सा खोज किया है। तो श्रीनिवास कुलकर्णी ने ब्राउन ड्वार्फ, गामा रे बर्स्ट और पहली मिलीसेकेंड पल्सर जैसे अहम खगोलीय खोज की है। वर्ष 1997 में उन्होंने यह स्थापित किया कि शक्तिशाली गामा रे बर्स्ट हमारी आकाश गंगा के बाहर से आते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में भारतीय मेधा का सम्मान होता है, फिर चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर गणित या कंप्यूटर का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अपने शोध से विज्ञानियों ने दुनिया भर का भला किया है। इसके अलावा कला और संस्कृति के भारत में कोई सानी नहीं है। यहाँ पे दो तथ्य को ध्यान में रखेंगे। यहाँ इतना भारतीय मूल के श्रीनिवास कुलकर्णी ब्रिटिश खगोल सम्मान, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व के महान वैज्ञानिकों को जो सम्मान मिला वो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भी मिल चुका है और उनका किया हुआ खोज को भी ध्यान रखना है। अगला पुरस्कार और सम्मान की तरफ हम देखेंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे पुरस्कार और सम्मान जो साल 2025 में मिल चुका है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड शनेले उपन्यास फ्लेश के लिए मिला है। ये हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। दादा साहेब पुरस्कार मोहनलाल को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को मिला। 74वां मिस यूनिवर्स पुरस्कार फातिमा बांस को मिला है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 पुरुष में मोंडो डुलांटिस को, महिला में सिडनी मैकलागलिन को मिला है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 संस्था एजुकेट गर्ल्स को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजलो क्राचना होरकाई को मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी महाराष्ट्र को मिला है। एबेल पुरस्कार 2025 मशाकी काशीवारा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। मिस वर्ल्ड 2025 पुरस्कार ओपन सुजाता च्युंग रुद्री को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार लिया जियाकुन को मिला है। यहाँ आप देखेंगे कल 12 जनवरी की न्यूज़पेपर पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद देंगे, क्योंकि कल का न्यूज़पेपर आप लोगों ने
पढ़ाई होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 11 जनवरी के प्रश्नों का उत्तर कुछ विद्यार्थियों ने दिया है। और यहाँ इस क्लास के PDF के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं कल। टेक्निकल टीम ध्यान दें।